हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी आप लोगों ने, ठीक है, और सही भी है, ठीक है। आप लोग को अपनी सेकंड सेमेस्टर की जर्नी को यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा रोल है। स्पेशली बात करें बायो केमिस्ट्री की, तो उसको पढ़ने से पहले आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ो, आप लोग की पूरी फार्मेसी जर्नी में जितनी भी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो उसके जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग को जो बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो, अगर आज की वीडियो आप लोग समझ गए, ठीक है, तो अपनी पूरी फार्मेसी जर्नी में आप लोग केमिस्ट्री को रटोगे नहीं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोग के कोई दोस्त हैं, ठीक है, या फिर कोई सीनियर है, जूनियर है, जिसको यहाँ पे फार्मेसी में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी आप लोग ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो देखो, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे उन्हीं बेसिक टर्म्स को कवर किया है जो कि आपकी फार्मेसी में यूज होने वाले हैं, ठीक है। यानी केमिस्ट्री के उन्हीं बेसिक पार्ट्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो आप लोग की फार्मेसी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, ठीक है, मैं कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितनी मुझे आती है उतनी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को भी मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या होता है? देखो, केमिस्ट्री हमारी यहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि जितने भी सब्सटेंस हैं, जितना भी है, उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैटर की स्टडी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी डिफरेंट सब्सटेंस हमारे आसपास हमें दिखते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनका क्या कंपोजिशन है, और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस उनके अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखें तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी ही हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। अब देखो, केमिस्ट्री को ना हम लोग यहाँ पे 5 बेसिक ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे देखो, और भी ब्रांचेस हैं, बट 5 यहाँ पे जो जनरल हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देख रखा होगा, जैसे कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन तीनों को तो आप लोगों ने 12th में देखा ही है। अब यहाँ पे देखो, दो नई ब्रांचेस आप लोग को फार्मेसी में देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, जिसको आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और फिफ्थ हो गया हमारा यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के नाम से। अब यहाँ पे देखो, इस सेमेस्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए हम लोग को समझना होगा यहाँ पे अपने एटम को, ठीक है। अब एटम क्या होता है? देखो, यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, आसपास आप लोग को जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उनका जो सबसे बेसिक पार्टिकल होता है, ठीक है, वो होता है हमारा एटम। देखो, इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि आप लोगों ने सेल पढ़ा था। सेल क्या होती है? हमारे पूरे बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबकी ना सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी एटम, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सेल के सेंटर में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता था, वैसे ही एटम के सेंटर में भी हमें यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब देखो, इस न्यूक्लियस को आप लोग सेल वाले न्यूक्लियस से कंपेयर मत करने लग जाना, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। बस यहाँ पे नाम सेम है, बट चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मेटल, ठीक है, एंड एटम्स मेक अप एवरीथिंग अराउंड अस। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे एटम से मिलके ही बनी हुई हैं, और एटम उनका यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब देखो, एक एटम के अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलता है? तो एक एटम के अंदर मेनली हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट जनरली हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे काम का है, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने एटम के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ना हमारा इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये चक्कर ना हमारा 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में आप लोग थोड़ा सा देखो तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि देखो, ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों तरफ ना 3 डायमेंशन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? इसका चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रोटॉन है
उसका चार्ज क्या होता है, उसका चार्ज होता है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, निगेटिव। और जो हमारा न्यूट्रॉन है ना वो चार्जलेस होता है, यानी न्यूट्रॉन के अंदर हमें यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज देखने को नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एटम है ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो यहाँ पे इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी देखो प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो इन दोनों का नंबर ना आपस में बिल्कुल बराबर रहता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, देखो यहाँ पे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का चार्ज ना आपस में यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि देखो बहुत ही सिंपल है, मान लो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो गया +2, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -2। तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा एटम है, ठीक है, उसका ओवरऑल चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो गए और न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा एटम है वो ओवरऑल यहाँ पे चार्जलेस रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे चार्जलेस होते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है एटॉमिक नंबर की, तो देखो यहाँ पे किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। देखो इन दोनों के सम के बराबर नहीं होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही तो होते हैं, ठीक है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन के बराबर कहो चाहे प्रोटॉन के बराबर कहो। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर की, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ठीक है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एक कार्बन एटम है, ठीक है, यानी एक जो कार्बन एटम है इसके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 6 प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो आप लोग सिंपली याद रख सकते हो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंपल। और बात करें हम लोग यहाँ पे एटॉमिक वेट की, ठीक है, तो जो हमारा कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो यहाँ पे किसके इक्वल होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो हमारा एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे एटम के अंदर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर यार आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो टेबल आप लोग याद रखते हो ये क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पे ही तो है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और जो हमारा एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट हमारा किसके इक्वल होता है, एटॉमिक वेट होता है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब देखो जनरली क्या होता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनका नंबर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर ही होता है। इसीलिए जो एटॉमिक वेट है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर का मतलब डबल ही होता है। जैसे यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है, और अगर इसके एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट हमारा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ पे 6 ही होते हैं, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलके कितना हो जाता है, 12, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी कितना है, 1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है ना इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है इसके अंदर हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक प्रोटॉन देखने को मिलता है, ठीक है, एक प्रोटॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1, ठीक है, और न्यूट्रॉन 0, तो 1 को 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई होप कि आप लोग इतना सिंपली समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने 2 छोटे से टर्म और देख लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो देखो जब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी सिंपली बात करें तो देखो जैसे हमारा H2 हो गया, तो H2 मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन किए, ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया, H2 का, ठीक है।
या फिर बात करें H2O यानी कि वाटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक हमारा ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। या फिर हमारा CO2 हो गया तो एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है। अब यहाँ पे बात करें कंपाउंड की, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कंपाउंड क्या होता है। When two or more different types of atom combine together, they form compound, ठीक है। जैसे कि हमारा आप देख रहे हो, जैसे हमारा वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो बात करें H2O की, ठीक है, वाटर की, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारा अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया तो हमारा क्या बन गया, H2O। तो यहाँ पे कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग एक बेसिक डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना जो हमारा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल देखो H2O मॉलिक्यूल भी है और H2O हमारा यहाँ पे क्या है, कंपाउंड भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर देखो हमारा H2 भी है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड हमारा H2 नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड हमारा तभी बनेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम होंगे, ठीक है। लेकिन H2 में तो हमारे दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। लेकिन अगर H2O की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम यहाँ पे ऑक्सीजन का है। हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन जो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड हो, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड है वो हमारा मॉलिक्यूल जरूर होगा, जैसे कि H2O हमारा कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। CO2 हमारा कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, लेकिन H2 हमारा मॉलिक्यूल तो है, लेकिन H2 हमारा कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। देखो बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है तो इसके अंदर हमें यहाँ पे 4 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे S ब्लॉक, ठीक है, दूसरा हो गया P ब्लॉक, तीसरा हो गया D ब्लॉक और फोर्थ हमारा होता है यहाँ पे F ब्लॉक। तो उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको जो है अलग से देखने को मिलता है और उसका बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझना आप लोग। देखो पीरियोडिक टेबल में ना यहाँ पे 7 जो है पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अप से डाउन हमारा जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप्स कितने होते हैं, ग्रुप हमारे होते हैं टोटल 18, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इस तरीके से हमारे जो एटम्स हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज होते हैं। और टोटल हमारा अगर चारों ब्लॉक को मिला लिया जाए, ठीक है, तो हमारे जो है 118 एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसके अंदर ना 2 ब्लॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग याद कर सको ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। इसमें पहला हो गया हमारा यहाँ पे S ब्लॉक और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे P ब्लॉक, ठीक है। देखो जो हमारा D ब्लॉक है इसका भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जो S ब्लॉक है और जो P ब्लॉक है इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में आप लोग किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है, चाहे फार्मेसी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो ये दोनों ब्रांच ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो अगर हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप लोग थोड़ा सा, एक ट्रिक होती है, ठीक है, इसको याद करने की भी एक ट्रिक होती है। वैसे थोड़ी सी फनी ट्रिक है, आप लोग मतलब माइंड मत करना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग जो है S ब्लॉक को याद करना चाहें तो इसकी एक ट्रिक होती है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। देखो है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम और मतलब इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने ग्रुप 2 की तो यहाँ पे क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। थोड़ा फनी है बट आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर S और P ब्लॉक याद कर लोगे तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे P ब्लॉक की ट्रिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो पहले तो आप लोग ये चीज़ याद कर लो, ठीक है, कि पहले इतना तो याद ही कर लो कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है, इतना तो आप लोग को लाइन से याद ही होना चाहिए। अब अगर इतना याद है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को फिल कर लो, ठीक है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इतना आप लोगों ने फिल कर लिया। अब यहाँ से देखो यहाँ से ट्रिक कैसे बनेगी, यहाँ से ट्रिक है बैगन आलू गाजर इन थैला। अब ये लास्ट वाला ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये 5 याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे बैगन आलू गाजर इन थैला। अब यहाँ पे देखो इसका काशी गए संत प्रभु, देखो थोड़ा फनी है आई नो बट याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
ना पास सब बकवास, ठीक है, ना पास सब बकवास, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश या फिर ओ स्टाइल से टीपो, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले को देखना, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट वाला हो गया हमारा यहाँ पे ही नेवर अराइज कर जीरो रन या फिर पे आउट, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ के आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल की हम लोग थोड़ी सी बात करें, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, टोटल यहाँ पे 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एस ब्लॉक की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 एंड हीलियम फ्रॉम ग्रुप 18। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा एस ब्लॉक है, ठीक है, तो जो 1 और 2 ग्रुप है, ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एस ब्लॉक के हो गए। और यहाँ पे देखना जो हमारा पी ब्लॉक है, तो इसके अंदर जो ग्रुप 18 है, तो ग्रुप 18 में आप लोग को सबसे ऊपर हीलियम दिख रहा है। तो ये जो हीलियम है ना, ये भी हमारा एस ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है। भले ये पी ब्लॉक में दिख रहा हो बट ये एस ब्लॉक का हिस्सा है। और अगर पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे देखो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18 एक्सेप्ट हीलियम, यानी कि यहाँ पे देखना जो हमारा 13 से लेके 18 ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हीलियम को छोड़ के, क्यों, क्योंकि हीलियम तो हमारा एस ब्लॉक में चला गया, तो हीलियम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हो गए, पी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद डी ब्लॉक की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा 3 से लेके 12 तक का ग्रुप है, तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे इस वाले पार्ट में हैं ये सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो अगर आप लोग को एस और पी ब्लॉक याद हो जा रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कोई हमारी ऑर्गेनिक में इसका यूज नहीं होने वाला। अब देखो पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर हमारे मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे 5-6 होते हैं हमारे यहाँ पे मेटालॉइड्स, ठीक है। 5 मतलब और भी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के एलिमेंट्स हमें अपनी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो मेटल्स आर जनरली टेंड्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मेटल होता है, ठीक है, तो जो मेटल जब भी रिएक्शन करता है तो मेटल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो ये यहाँ पे क्या करता है, निगेटिव चार्ज आयन फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अपनी आज की वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। यानी जो हमारा एटम है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे यहाँ पे रिवॉल्व करता है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक बात को समझना कि जो हमारा एटम है ना, उसके स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारे फेल होते चले गए, ठीक है। तो उनमें से एक मॉडल हमारे यहाँ पे बोहर सर ने दिया था, ठीक है, जिसका यहाँ पे आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग बोहर्स मॉडल की बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स, या फिर इसी को सेल्स या फिर इसी को इन्होंने एनर्जी लेवल्स बोला, ठीक है। और इन सेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स का नाम इन्होंने क्या दिया, KLMN। अब देखो यार, KLMN के बारे में आप लोगों ने थोड़ा तो ज़रूर सुन रखा होगा। देखो इसको आप लोग पहले समझो। हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे मेजरली 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन, ठीक है, और प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी आई। हालांकि जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन में रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बोहर सर थे, ठीक है, तो उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था। उनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे सेंटर में होता है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आज के मॉडल जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे छोटा एटम है तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कार्बन के अंदर 6 होता है, ऑक्सीजन के अंदर 8 होता है। तो उस हिसाब से वो तो अलग अलग वैरी करता है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ना देखो 4 ऑर्बिट यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें जितना हमारे ज़रूरत में, ठीक है, वैसे और भी हैं। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, देखो यार केमिस्ट्री ना ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है
30 मिनट में यार कोई केमिस्ट्री तो सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा बेसिक बेसिक में जितना हम लोग सीख सकें, ठीक है, उतना आप लोग को बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कोई भी एटम है, तो यहाँ पे सेंटर में तो हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिल्कुल वही चीज़। लेकिन इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्होंने ऑर्बिट्स का नाम भी दे दिया, ठीक है। देखो जो सबसे पहली ऑर्बिट है एटम के बाद में, जो सबसे पहली ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद में, इसको नाम दिया इन्होंने के, ठीक है, के। या फिर इसी को शेल भी बोल सकते हो, ठीक है, शेल ऑर्बिट, कन्फ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। और जो दूसरी वाली थी इसको उन्होंने क्या नाम दिया, एल, ठीक है। थर्ड वाली को क्या दिया, एम। और फोर्थ वाली को क्या दिया, एन, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी कि जो हमारी सेल है, ठीक है, तो किस सेल में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला दिया गया जो कि हमारा क्या है, 2n², ठीक है। अब एन हमारा क्या है, एन हमारा है यहाँ पे सेल नंबर, जैसे के हमारा क्या है, पहली सेल है, ठीक है, एल हमारा दूसरी है, एम हमारी थर्ड है और एन हमारी फोर्थ है। तो अगर हम लोग बात करें के की, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं 2n² से। तो यहाँ पे देखो के हमारी क्या है, पहली शेल है, तो एन हमारा क्या हो गया, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर = 2। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी पहली सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर सेकंड सेल की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो इसके अंदर कितना हो सकता है, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18। और फोर्थ की बात करें तो हमारा कितना हो सकता है, 32, ठीक है। तो ये हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर हमारी सेल्स के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एज पर के एलिमेंट। अब यहाँ पे देखना जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे यहाँ पे 8, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले मतलब बोहर मॉडल से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बनाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में हो गया ऑक्सीजन का यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम लोग पहली शेल बनाना चाहें, ठीक है, तो पहली शेल में हमारे मैक्सिमम कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, बताओ, 2, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पे चले गए। अब देखो टोटल हमारा ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है। देखो 8 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 हमारी कहाँ के, 2 हमारी पहली शेल में चले गए यानी कि के शेल में। अब बचे कितने, बचे इसके पास यहाँ पे 6। तो 6 हमारे क्या हो गए, 6 हमारे यहाँ पे सेकेंड सेल में चले जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सेकेंड सेल में मैक्सिमम यहाँ पे 8 जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो 6 ही बचे हैं, तो 8 तो है नहीं, तो 6 हमारी किसके सेकेंड सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में क्या हम लोग यहाँ पे एम सेल को बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एल सेल में ही यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। बल्कि एल सेल भी पूरी तो भरी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 8 हो सकते हैं लेकिन 6 ही तो भरे हैं, तो यहाँ पे मतलब एल सेल की तो ज़रूरत है नहीं। तो इसके अंदर टोटल कितना हो गया, के और एल सेल हमारी ऑक्सीजन के अंदर यूज हुई। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू के एल एम एन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 क्या हो गया, 2 हमारा के सेल के अंदर और 6 हमारा यहाँ पे एल सेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैसे आज के दिन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी एसपीडीएफ के बेस पे की जाती है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट में देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया, 2 6। अब देखो इसी तरीके से हम लोग 2 3 एटम का देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मान लो हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, सिंपल, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिथियम की, ठीक है, तो लिथियम का कितना होता है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 1, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे के वाली शेल में चला गया, ठीक है। तो बचा कितना, 1, तो 1 हमारा किस में चला गया, एल वाली शेल में। समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग कार्बन की बात करें, ठीक है, देखो कार्बन हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। तो कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 और 4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ध्यान से देखना, इसका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 8, 2 8 कितना हो गया, 10, बचा कितना, 7, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो पहली शेल में कितना हो गया 2, ठीक है। और दूसरी सेल में कितना हो गया, दूसरी सेल में हो गया हमारा यहाँ पे 8, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, 3 8 मतलब देख लेना। और उसके बाद थर्ड में कितना हो गया, थर्ड में हो गया हमारे यहाँ पे 7, ठीक है, 7। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग KLMN के बेस पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोगों ने जो भी बेसिक चीज़ें देखी वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेसिक्स का पार्ट 1 था, ठीक है। बहुत ही जल्द हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि पूरा एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है और ज़्यादा लंबी वीडियो मोबाइल से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, तो हम लोग उसमें यहाँ पे बाकी चीज़ों को देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक्स को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो देखो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।